Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to continue the third chapter of class 7 science, that is fiber to fabrics. So in last video हमने पढ़ा था कैसे एनिमल्स के जो फ्लीस होते हैं, जो उनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं, उनसे कैसे वूल बनाया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में। तो सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये हम पढ़ने वाले हैं। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर। सिल्क फाइबर जो है वो भी एनिमल फाइबर है, क्योंकि ये एनिमल से मिलता है, सिल्क मोथ से मिलता है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क फाइबर बनाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो सिल्क वॉर्म को पालने की जो प्रक्रिया है और उनसे जो सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट एंड ग्रैंड मदर। अपनी मदर, आंट और ग्रैंड मदर से आपको फाइंड आउट करना है कि उनके पास सिल्क की कौन कौन सी डिफरेंट वेराइटीज़ की साड़ियाँ हैं, और उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। हम ये जानने से पहले कि सिल्क कैसे बनाया जाता है, सिल्क के जो थ्रेड्स हैं वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं सिल्क मोथ से, उससे पहले हमें सिल्क मोथ जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है, वो कैसे डेवलप होते हैं, और ये सिल्क फाइबर्स कैसे बनाते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो सबसे पहले क्या है, द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। जो सिल्क मोथ, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो अंडे देते हैं। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। जो फीमेल सिल्क मोथ हैं वो एग्स देते हैं, फिर उससे हैच होकर लार्वा निकलता है। जो अंडे के टूटने के बाद लार्वा निकलता है उसे कैटरपिलर भी कहते हैं और सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history is called pupa. अब जो लार्वा है वो साइज़ में इंक्रीज़ करते हैं, उनका साइज़ ग्रो होता है, और उसके बाद वो कैटरपिलर जो है अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, और उस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। लेकिन प्यूपा के स्टेज में जाने से पहले वे क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर एक नेट वीव करते हैं, बुनते हैं अपनी बॉडी को होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। जब ये वीव करते होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर ये नेट, तो वो क्या करता है, उनका हेड क्या है, वो 8 के जैसे 8 बनाते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से 8 बनाते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड, ये जो हेड का जो मूवमेंट वो करते हैं उस समय कैटरपिलर क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं फाइबर्स। ये जो 8 वो बनाते हैं तो ये फाइबर्स भी सीक्रेट करते हैं, और ये फाइबर्स क्या होता है, ये फाइबर्स जो हैं प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये फाइबर प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और जैसे ही ये एयर के एक्सपोजर में आता है ये हार्ड हो जाते हैं, और ये ही जो फाइबर है वो सिल्क के फाइबर होते हैं। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fibers and turn into pupa. फिर क्या है, ये जब कवर बनाते हैं, ये जो सिल्क मोथ जो हैं, जो कैटरपिलर्स हैं, वो कम्प्लीटली अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेते हैं, और उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो आउटर कवरिंग ये बनाते हैं, दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून। ये जो थ्रेड का, जो ये फाइबर का, प्रोटीन के फाइबर का जो ये ऊपर कवर बनाया है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कोकून। The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. उसके आगे जब अंडे से लार्वा निकला, लार्वा से जो प्यूपा बना है, उस तो लार्वा से जो प्यूपा बनने की जो प्रक्रिया है वो है इनसाइड द कोकून ही होती है, कोकून के अंदर होती हैं। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स। सिल्क के जो फाइबर्स हैं वो सिल्क क्लोथ को बनाने के काम में आते हैं। Can you imagine that the soft yarn is as strong as comparable thread of a steel? अब ये जो सिल्क के जो थ्रेड्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जितना एक स्टील का बना हुआ थ्रेड होता है। स्टील एक मेटल है, जिसका थ्रेड जो है, उससे जो थ्रेड बनाएंगे वो जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही ये सिल्क के धागे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं।
द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क के जो यार्न हैं, जो धागे हैं, वो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? जो कोकून, जो उनकी आउटर बॉडी की जो कवरिंग उन्होंने बनाया था, जो प्रोटीन्स के जो फाइबर बनाए थे, उससे ही सिल्क जो फाइबर्स हैं वो बनते हैं, सिल्क बनता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे yield इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। अब ये जो सिल्क मोथ हैं वो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी वेराइटीज़ के सिल्क मोथ पाए जाते हैं और उनसे जो सिल्क मिलता है, जो सिल्क के थ्रेड मिलते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं कोर्स स्मूदी, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ क्या है मोटे होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं और कुछ बहुत ही चमकदार होते हैं। इसलिए उनकी क्या डिफरेंट डिफरेंट जो उनसे थ्रेड मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, उनसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के सिल्क को तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। तो सिल्क के भी बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं और ये जो तसर सिल्क, मूंगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, ये ऑब्टेन्ड होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो सिल्क मोथ है उनके द्वारा बनाए गए कोकून से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। ये जो सबसे कॉमन जो सिल्क मोथ है, सिल्क का जो कीड़ा है, वो सबसे कॉमन कौन सा है? मलबरी सिल्क मोथ है। ये मलबरी जो ट्री होते हैं उस पे ही होते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक। जो इनसे जो सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, चमकदार होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें खिंचाव होता है और कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और उनको क्या किया जा सकता है? उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स में डाई भी किया जा सकता है। Sericulture or culture of silkworm is very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. सेरीकल्चर जो है, जो सिल्क मोथ को पालने की जो प्रक्रिया है और उनसे सिल्क थ्रेड को जो ऑब्टेन करने की प्रक्रिया है, वो इंडिया में बहुत ही पुराना पेशा है। और इंडिया का जो ये सिल्क जो है वो प्लेंटी में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है कमर्शियल लेवल पे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको कलेक्ट करने हैं सिल्क के क्लोथ के कुछ पीसेस और उनको उन पेस्ट करके एक स्क्रैप बुक बनाना है और फाइंड आउट करना है कि वो कौन से सिल्क हैं और उनका नाम भी लिखना है। वो मलबेरी सिल्क हैं, तसर सिल्क हैं, मूंगा सिल्क हैं या फिर कौन से सिल्क हैं, और उनका टेक्सचर वेक्सचर भी आपको पता करना है और लिखना है। फिर एक्टिविटी 3.6 है, इसमें क्या है, आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक सिल्क थ्रेड है और प्योर सिल्क के जो थ्रेड हैं उनको बर्न करना है और देखना है कि क्या डिफरेंस होता है उनके बर्निंग पे, स्मेल में क्या डिफरेंस है। फिर है एक्टिविटी 3.7, इसमें क्या है, जो फिगर दिया हुआ है आपको 3.9 में, उनको कट आउट करना है और डिफरेंट जो स्टेजेस हैं सिल्क मोथ के वो आपको बताने हैं। तो भी हम देख लेते हैं कि जो सिल्क मोथ की ये जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं उससे, जैसे यहाँ पे एक मेल और फीमेल सिल्क मोथ है, फिर वो उन्होंने अंडे दिए लीफ पे, उसके बाद अंडे से ये लार्वा निकला, ये लार्वा है जो कैटरपिलर है। उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर ये कोकून बनाया और कोकून से फिर ये मोथ कोकून के अंदर डेवलप हुआ है। तो ये ही लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ साइकिल है सिल्क मोथ की। इससे आपको एक बनाना है, उनका लाइफ साइकिल का पेस्ट करके एक मॉडल जैसा बनाना है। फिर यहाँ है, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में क्या है, वुमेन बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये जो सिल्क इंडस्ट्री है, सिल्क प्रोडक्शन का जो काम होता है उसमें, जैसे कि वो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म को पालने से लेकर सिल्क की थ्रेड को रीलिंग करने के लिए भी ये जो विमेन है वो इन्वॉल्व है। और कैसे रॉ सिल्क से फैब्रिक बनाने का भी जो काम है वो औरतें करती हैं। और ये जो सिल्क प्रोडक्शन का जो काम है, जो ये सिल्क इंटरप्राइजेज है, वो हमारी नेशन के इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है, लेकिन इंडिया भी सिल्क का प्रोडक्शन करता है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब हमने देखा कि सिल्क मोथ का लाइफ हिस्ट्री क्या था, कैसे वो अंडे से कैसे सिल्क मोथ डेवलप करते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जो कोकून उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर बनाया था, जो सिल्क थ्रेड का जो कवरिंग उन्होंने बनाया था फाइबर का, उससे कैसे सिल्क प्रोसेस किया जाता है।
फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। क्या है, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क को प्राप्त करने के लिए ये सिल्क मोथ को पाला जाता है, फिर उनके जो एग्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उनके जो कोकून्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का मतलब है उनको पाला जाता है, सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। फिर अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। ये जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक ही टाइम पे 100 या मोर देन 100, 200, 300 भी एग्स वो एक टाइम पे देते हैं। और फिर ये एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। अब ये जो एग्स हैं उनको स्टोर किया जाता है बहुत ही केयरफुली, क्योंकि ये डेलिकेट होते हैं, तो इनको क्लोथ्स पे या पेपर पे कलेक्ट किया जाता है और बेच दिया जाता है सिल्क वॉर्म फार्मर्स को। और ये फार्मर्स फिर क्या करते हैं इन एग्स के साथ, द फार्मर्स कीप एग्स अंडर hygienic conditions and under suitable condition of temperature and humidity। अब ये जो फार्मर्स हैं वो इन अंडों को बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में और जो भी सुटेबल कंडीशन होता है, लाइक टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इन एग्स को हैच करने के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अब ये जो एग्स है वो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, और उसके बाद जो सुटेबल टेम्परेचर होता है उनके लार्वा को हैच होने के लिए, टूटने के लिए, लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, जो लार्वा को अंडे में से निकलने के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है। और दिस इज़ डन व्हेन द मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। और ये कब किया जाता है, जब मलबेरी ट्री जो होता है उस पर जो फ्रेश क्रॉप्स आते हैं ना, जो फ्रेश लीव्स आते हैं, उस समय पे किया जाता है। और ये लार्वा, जिसको कैटरपिलर कहते हैं और सिल्क वॉर्म कहते हैं, वो क्या करते हैं, दिन रात वो ये मलबरी के जो फ्रेश लीव्स होते हैं उनको खाते रहते हैं और उनका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, वो अपने साइज में बड़े होते जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये इमेज में दिया गया, ये मलबेरी का ट्री है, फिर ये कोकून है, फिर डिस्कवरी ऑफ सिल्क। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई। तो एग्जैक्ट लोगों को नेम तो नहीं पता है कि ये किसके द्वारा बताया गया है, लेकिन किसी एक बूढ़े चाइनीज जो लेजेंड थे उन्होंने ये बताया है कि जो राजा थे चीन के, जो एम्पेरर था, उन्होंने अपनी जो एम्पेरस थी उसको कहा कि जो उनके गार्डन में एक मलबेरी ट्री था, तो उसमें जो लीव्स थे ना वो ख़राब हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि फाइंड आउट करने के लिए, उसको पता करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो रानी जो थी उन्होंने पता करने के लिए वो ट्री के पास गई और उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे क्या है, जो बहुत सारे छोटे छोटे से कीड़े जो हैं वो लीव्स को खा रहे हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि वो क्या अपने बॉडी के चारों ओर कोकून्स को उन्होंने बुन रखा है। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो जब वहाँ पे पहुँची तो उनके हाथ में एक गर्म चाय का कप था, और जैसे ही एक एक्सीडेंटली कोई कोकून उनके गर्म चाय के कप में गिरा और वो उसके जो धागे थे वो स्प्रेड हो गए, टैंगल्ड हो गए और सेपरेट हो गए उस कोकून से। तो इस तरीके से जो सिल्क है उसकी खोज हुई। और फिर बाद में धीरे धीरे जो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स थे उन्होंने सिल्क को दूसरी कंट्रीज़ में भी इंट्रोड्यूस किया, और द रूट दे ट्रेवल, और जिस रूट से वो ट्रेवल करते थे उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है। अब जो ये लार्वा थे जो एग से हैच किए गए हैं, जो एग के टूटने के बाद जो लार्वा निकले हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको एक बैम्बू का ट्रे होता है, बैम्बू के ट्रे में फ्रेशली चॉप मलबेरी लीव्स के साथ रख दिया जाता है। और ये जो लार्वा है वो मलबेरी लीव्स को खाते रहते हैं। लगभग 25 से 30 दिन तक वो लार्वा जो है वो खाते हैं, और उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद वो स्टॉप कर देते हैं खाना। और उसके बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। 25 से 30 दिन मलबेरी लीव्स को खाने के बाद ये कैटरपिलर क्या करते हैं, बैम्बू की जो ट्रे है उसमें ही छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, या फिर जो मलबेरी लीव्स के जो ट्विग्स हैं उसके साथ ही रहते हैं, और चैम्बर्स में जाने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे कोकून्स बनाने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं, स्पिन करते हैं, बुनते हैं। और स्मॉल रैक्स और ट्यूब्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून गेट अटैच्ड। अब ये छोटे छोटे कुछ रैक्स जैसे बने होते हैं जो बैम्बूज में, और जो ट्विग्स होते हैं उसमें वो
स्टिक कर जाते हैं, जो कोकून है वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। अब ये जो कैटरपिलर है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के चारों ओर जो ये स्पिन करते हैं कोकून को, और उसके अंदर ही उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है और फिर वो सिल्क मोथ बन जाते हैं। अब ये सिल्क मोथ जो है कोकून डेवलप करने के बाद आगे फिर सिल्क कैसे प्रोसेस किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। बहुत सारे जो कोकून्स हैं उनको यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। क्या है, अब इनको ये जो कोकून्स हैं उनको या तो सन में रखा जाता है या फिर उनको बॉयल किया जाता है या फिर स्टीम किया जाता है। तो द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। तो बॉईल करने से, धूप में रखने से या फिर उनको स्टीम करने से जो सिल्क के जो फाइबर्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, निकल जाते हैं कोकून से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। अब ये जो प्रोसेस है ना जिसमें कोकून से सिल्क के थ्रेड को निकाला जाता है उसमें उसको क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। ये जो रीलिंग का काम है उसको एक स्पेशल मशीन में किया जाता है। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो अनवाइंड कर देता है, क्योंकि ये बुने हुए हैं उनको अनवाइंड करके अच्छे से रीलिंग किया जाता है, तो जिससे कि वो अच्छे से फाइबर के रूप में यूज़ किया जा सके। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद ये जो फाइबर मिले हैं कोकून से उनको थ्रेड में स्पिन कर लिया जाता है, थ्रेड बना लिया जाता है और उन थ्रेड से फिर कपड़े की बुनाई कर ली जाती है। जो वीवर्स होते हैं जो कपड़े बुनते हैं उन थ्रेड से वो कपड़े बना लेते हैं। तो यहाँ हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया, ये टॉपिक फिनिश कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।